माइक पहुंचाना चाहता हूं। माना हमने कयुग जीते, तीरों और तलवारों से, लाख सहे सूखा पर शिकवा करते नहीं बहारों से। अरे अपनी पर आ जाए तो दुश्मन को खाक मिला दे हम, मगर यहां फुर्सत तो पाए छुपे हुए गद्दारों से। तो इन गद्दारों से लड़ना आज हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। दोस्तों, हमारे बीच में ख्याली सारण साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आज आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े स्तंभ बन चुके राजस्थान में। जोरदार ताने से आवाज दीजिए ख्याली सारण जी हमारे बीच में, ख्याली सारण जी। धन्यवाद शहनाज भाई, आपने लाल कुर्ता कसके तो ऐसे मारा कि खूनदान का प्रोग्राम आज आपका। मेरी तारीफ की, मुझे आपकी नजर में उठाया, भगवान शहनाज भाई को उठाए नजर में यार, आपकी नजर में। आप उल्टा इंटेलिजेंट ज्यादा हो। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस मुहिम को आपने और उजागर बना दिया। हम अभी आते हुए रास्ते में विनय जी और हम बातें कर रहे थे कि सरकार कांग्रेस की है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। आज जो हम धरने पे बैठे हैं वो काम विपक्ष का होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को बैठ के सरकार को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन वो किस मुंह से जागरूक करें कि 5 साल पहले उनकी सरकार थी तब भी 15 पेपर लीक हुए थे। किस मुंह से आके वो बैठ के सरकार से बात करें। सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, किसानों का पानी लीक हो रहा है, नहरों में नहीं पहुंच रहा। घरों का वाटर वर्क्स की पाइपलाइनें लीक हो रही है, पीने का पानी घरों में नहीं पहुंच रहा है। क्या क्या बताएं, क्या क्या लीक हो रहा है। सरकार ही लीक हो रही है पूरी। आज आपने अखबार पढ़ा होगा कि राज्यसभा के 4 सांसदों के यहाँ चुनाव होने हैं, उसको लेके बीजेपी को चिंता है कि जो जो कैंडिडेट रह गए थे उनको कैसे पहुंचाएं। उनको लेके कांग्रेस को चिंता है, बेरोजगारों की चिंता नहीं है बिल्कुल। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने करोड़ों रुपए लगा के ITI कॉलेज खोले। वो ITI किए हुए लड़के जेबें काट रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, नशे पे मजबूर कर रहे हैं उनको लिप्त होने के लिए। क्यों कि इनके पास ITI कराने के लिए तो था, आगे उनको रोजगार देने के लिए कोई साधन नहीं था। पिछले 10 सालों में राजस्थान रोडवेज की भर्ती नहीं निकली। पिछले 10 सालों में अगर वो ITI के लड़के राजस्थान रोडवेज की वर्कशॉप में भर्ती किए जाएं, राजस्थान रोडवेज को सुधारा जाए, राजस्थान रोडवेज के आगे जो प्राइवेट बसें चलती है, RTO को पैसे देते हैं, DTO को पैसे देते हैं, धाप के कह लो कि उतना भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वो रोका जाए और सिस्टम से राजस्थान रोडवेज को सुधारा जाए तो दिल्ली की रोडवेज फायदे में आ सकती है, महिलाओं को फ्री टिकट हो सकती है, तो राजस्थान में भी हो सकती है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा जब उनको वर्कशॉप में भर्ती किया जाएगा, रोडवेजें सुधारी जाएगी। अगली बात, राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन हमें हमारी भाषा बोलने की मान्यता नहीं है। आज अगर राजस्थानी भाषा की मान्यता की मंजूरी के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार चाहे, अगर राजस्थान सरकार की मंशा हो कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, तो आप देखिए हर स्कूल में राजस्थानी का टीचर चाहिएगा, हर कॉलेज में राजस्थानी का टीचर चाहिएगा, हर यूनिवर्सिटी में राजस्थानी का टीचर चाहिएगा। कितना बड़ा रोजगार खड़ा हो सकता है, हमें हमारी भाषा का हक भी मिल सकता है, लेकिन वो ये नहीं सोच रही है। राजस्थान सरकार एक प्रपोजल बना के भेजती है कि जी भारत सरकार ने रोक दिया। भारत सरकार बोलती है कि जी इसमें लगमात्रा सही नहीं लगी हुई थी। अरे कुल मिला के सीधा बोल दो कि आपकी ये मान्यता देने की नीयत ही नहीं है। जब तक ये काम करने की नीयत सरकारों की नहीं बनेगी, तब तक रोजगार कैसे डेवलप होगा, आप खुद सोचिए। बहुत सारी हमारे राजस्थान के अंदर इतने संसाधन है, 204 कंट्री के टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। क्यों नहीं यहाँ के होटलों को, जो गवर्नमेंट के होटल हैं, उनको पूरी तरह से मॉडिफाई करके उन टूरिस्टों के लिए सभ्य व्यवस्था देके राजस्थान में रोजगार पैदा किया जाए। क्यों नहीं यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करके एक रोजगार पैदा किया जाए। क्यों नहीं यहाँ की जो बाकी व्यवस्थाएं हैं उनको भी सिस्टम से ढंग करके वहां के ऊपर रोजगार पैदा किया जाए। आज राजस्थान के अंदर कितने पटवार सर्किल है, कितने पटवार सर्किल खाली पड़े हैं। एक एक पटवारी के पास 3-3 पंचायतों का कार्यभार दे रखा है। वो ना तो किसान का काम ढंग से कर पाते हैं, ना सरकार का काम ढंग से कर पाते हैं। हर तीसरे दिन उनकी रिपोर्ट आती है, जी आज तो हमें बकरी गिनने के लिए भेज दिया, जमाबंदी कल बनाएंगे।
आज हमें फलाना काम के लिए भेज दिया जी, आपकी पानी की बारी की पर्ची हम परसों देंगे। बुलाते हैं शाम को 5 बजे आ जाओ, 500 रुपए साथ ले आना। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी, हर डिपार्टमेंट में एक तरह से रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, विनय मिश्रा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। महेंद्र जी मांडिया हमारे बीच, जोरदार तालियां इनके लिए और इनके पूरी टीम जो सीकर झुंझुनू से चल के यहाँ साथी आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नीम का थाना वही है सर, झुंझुनू सीकर में ही तो है, बिहार में थोड़ी है। हाँ। नीम का थाना के थानेदार महेंद्र जी आ गए, ये ठीक है। आज ये बात आप इस वन टीवी के थ्रू थोड़ी देर बाद सुनेंगे, वो मैं पहले ही बता दूं कि विनय जी ने कहा है कि विपक्ष के रूप में अगर बीजेपी ने होना चाहिए था और उसने अपने पैर पसार दिए, तो बिना कोई एमएलए होते हुए आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी जब तक ये विधानसभा के चुनाव नहीं होते। और ये जरूरी भी हो गया सर जी, बाद में आ जाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अब बड़ी खुशी हो रही है कि 15 दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A समाप्त कर दी थी कि राजद्रोह का मुकदमा बिना मतलब ना किया जाए। उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित ये मीडिया साथी थे। सरकार के किसी भी कमी को लेके जब ये आवाज उठाते थे, प्रिंट मीडिया में छापते थे, सोशल मीडिया में या टीवी न्यूज में चलाते थे, इनके ऊपर धारा 124A चलो अंदर ठोक दो जी। 13,000 मुकदमे पूरे भारत में हुए, जिसमें 6,000 पत्रकारों को अंदर कर रखा है कि वो अपने हक की आवाज ना उठा सके। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला लिया कि धारा 124A को पोस्टपोन किया जाए, उसके बाद बड़ी खुशी हो रही है कि पत्रकारों को भी आजादी मिली कि वो अपनी बात को सरकार के सामने रख सके। तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस मुहिम में एक अच्छी आवाज उठाने के साथ साथ देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपके एक परमात्मा ने ड्यूटी लगाई है कि हक की आवाज को जनता तक पहुंचाना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमें कोई बस नहीं भेजनी होती, क्योंकि पार्टी की हमारी शुरुआत अभी हो रही है। और इतनी की शुरुआत से आप सोचिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी से इतना डर गई है, जिसकी सत्ता है राजस्थान में, वो पार्टी इतना डर गई है आम आदमी पार्टी से। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सही कहा था कि एक एक कार्यकर्ता 1.25 लाख के बराबर है। और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपकी इस गर्मी के दौरान अपनी परिवार की पीड़ा को छोड़ के रोजगारों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए आप सब यहाँ आए हैं कि जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं, जिन्हें पाला हो आम आदमी पार्टी के उजालों ने, वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ की बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम जो है वो ये है कि पढ़ाई व्यवस्था इतनी ज्यादा लच्चर हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सब मंत्रियों के बेटे लग जाते हैं, एमपी एमएलए के बेटे लग जाते हैं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। उनको पता है कि हर 5 साल बाद अपना नंबर तो आ ही जाना है, तो बारी बारी से वो करते रहो। एक बहन जी यहाँ पहले बता रही थी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वाकई में इन सरकारों ने आम आदमी को गन्ना समझ रखा है। और जो मशीन है गन्ने के जूस वाली, वो सरकार है, चलाने वाले हैं वो समझ लो कि गहलोत साहब और वसुंधरा जी है। पहले नमक पे टैक्स, मिर्ची पे टैक्स, साबुन पे, तेल पे टैक्स सीधा पीटते हैं। फिर होगी पढ़ाया सरकारी स्कूलों में, ड्यूटी के दौरान ये पढ़ाया जाता है जी कट्टा मार लो।
पहले महीने 10 दिन पहले एक नोट्स दे देते हैं, पेपर दे देते हैं क्योंकि बस ये रटा मार लो। अरे रटा मारने से आत्मज्ञान थोड़ी होगा। कैसे आप आईएएस बनेंगे, कैसे आप आईपीएस बनेंगे, कैसे आप देश की बागडोर को संभालेंगे। एक मेरा भी ऐसा ही सिस्टम में गांव में जब पला बड़ा पढ़ाई का सिस्टम देखा। अभी एक बिहार के बच्चे का बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, आप सबने देखा होगा। तो जब बड़े होते हैं ऐसे स्कूल कॉलेजों में बीए करके, तो मैं नौकरी के लिए गया तो जाते ही साहब ने कहा जी देश का प्रधानमंत्री कौन है। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। मैंने कहा जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बोले शाबाश। देश आजाद कब हुआ था? जी प्रयास 1857 में शुरू हुआ, सफलता 1947 में मिली। वेरी गुड। पेट्रोल कहाँ से आता है? इराक से। कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? अमिताभ बच्चन। बोले जाओ बाहर आया मेरा दोस्त, बता क्या क्या बातें चाहिए, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। मैं भी तो राजस्थान सरकार से प्रभावित, इनकी पढ़ाई से प्रभावित। मैंने कहा रटा मार। पहला अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा प्रयास संस्थान इराक, अमिताभ बच्चन। अब जाति आगे जो साहब बैठे थे वो इंटेलिजेंट थे। पहले ही सवाल बोले आपके बाप का नाम क्या है? अगले ने रटा मार रखा था, खड़का दिया, बोला जी अटल बिहारी वाजपेयी सर। अरे यार वाजपेयी साहब की तो शादी नहीं हुई थी, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। तू कब पैदा हुआ? सर प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया था। बस यूं समझो कि सफलता 1947 में आती है। यार ऐसा आदमी तो कहां से आया? बोले इराक से। अरे बोला भाई यार तू पागल है कि मैं पागल हूँ? बोला पागल दोनों नहीं है सर, पागल अमिताभ बच्चन है। तो हमारी पढ़ाई की सिस्टम को ऐसा लज्जर बना दिया कि रटा मारने की आदत डाल दी, नकल मारने की आदत डाल दी, लेकिन वहां पे मास्टर नहीं लगाए। उन स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं करवाया, उन स्कूलों में बच्चों को बिछाने के लिए टाट पट्टियां या स्टूल मेज नहीं दिए, उनको बुक्स टाइम पे नहीं मिलती। मास्टर तो सारे कुर्छा लेके खाना बनाने में लगे रहते, पढ़ाएंगे कब? तो ऐसी वो व्यवस्थाएं सारी सुधारने के लिए जब तक यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, यहाँ के मिनिस्टर खुद जागरूक होके। अब पंजाब का एक मैं उदाहरण देता हूँ। चुनाव के जब मुख्यमंत्री साहब ने, भगवंत मान जी ने शपथ ग्रहण की, अगले दिन हॉस्पिटल में न्यूज वाले पहुंचे। एक कैंटीन चला रहा है लड़का हॉस्पिटल में, उसके माइक लगा दिया कि जी बताओ क्या क्या बदलाव देखा आपने। वो बोला सर कल 12 बजे तो सरकार बनी है, 16 घंटे हुए, अभी आप बदलाव। फिर भी मैं आपको बतला दूं कि जो डॉक्टर यहाँ 9:30 बजे आते थे, आज वो 6:45 बजे आ गए थे। ये बदलाव आया रात में। हर तरह का जो सिस्टम था वो इसलिए बिगाड़ दिया कि ये अपने किसी तरीके से कुर्सी बची रहे, जनता भाड़ में जाए। वो तो फिर उनको पता है कभी आपा दोनों राज करांगा जनता करसी के, और 5 साल थे और 5 साल मेरे। तो ये दोनों ने सिस्टम बना रखा है। अब वसुंधरा जी कहती है गहलोत साहब को ए चोर है, ए करे घोटाला, मारी सरकार झिंगा लाला। और गहलोत साहब कहते हैं ए चोर है, ए करे घोटाला, मारी सरकार झिंगा लाला। तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं आपा दोनों राज करांगा जनता करसी के, और 5 साल थे और 5 साल थे। तो इन्होंने बारी बांध ली क्योंकि इनको पता लग गया। और मजे की बात, क्यों बारी बांधी? क्योंकि इन्होंने कभी तीसरी पार्टी पनपने की हिम्मत नहीं होने दी किसी पार्टी की। बीडी अग्रवाल जी ने श्री गंगानगर में पार्टी बनाई, दोनों ने मिलकर उसको दबाया। घनश्याम तिवारी जी ने पार्टी बनाई, दोनों ने मिलकर उसको दबाया। शेखावत जी ने पार्टी बनाई, मीणा जी ने पार्टी बनाई। अभी ताजा उदाहरण बाड़मेर में हनुमान जी बेनीवाल के 3 जगह बोर्ड के मेंबर बन गए। 2 जगह ऐसी हुई जहां 6 मेंबर कांग्रेस के, 6 बीजेपी के, 6 हनुमान बेनीवाल की पार्टी के। एक जगह फिर ऐसा हुआ 6 बीजेपी, 6 कांग्रेस, 6 हनुमान बेनीवाल। उस बेनीवाल की पार्टी को रोकने के लिए एक जगह बीजेपी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, एक जगह कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन दिया। और ये दिन दूर नहीं है, 5 साल 10 साल बाद देख लेना आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के गठबंधन के साथ चुनाव ना लड़े तो।
क्योंकि इनके दोनों की नीयत एक ही है, ये काम करना चाहते ही नहीं है। राजस्थानी भाषा की मान्यता का ये किक मार देते हैं बोल को, सेंटर सरकार नहीं कर रही, सेंटर वाले मार देते हैं, राजस्थान सरकार नहीं कर रही। अरे शक्तिमान ही गंगाधर है, इनमें कोई फर्क नहीं है दोनों में ज्यादा, ये एक ही है। हर देश में, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें मजदूर नहीं होता, लेकिन मजदूरों का कोई देश नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें मजदूर नहीं होता, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। चुनाव हमेशा अमीर आदमी लड़ते हैं, मुद्दे हमेशा गरीबों के होते हैं। जिस दिन गरीबों के मुद्दों को लेके गरीबी चुनाव लड़ेंगे, तभी वो मजदूर आदमी अपने हक की लड़ाई विधानसभा में रख पाएगा, बोल पाएगा। 1990 के बाद आपने देखे होंगे, राजनीतिक स्टडी करते हैं तो किसानों के जो नेता थे उन सबको खत्म कर दिया गया, चाहे वो बीजेपी में थे चाहे वो कांग्रेस में थे। 10-20 लोगों की पार्टी कांग्रेस बन गई, 10-20 लोगों की पार्टी बीजेपी बन गई। जब बीजेपी की सरकार आती है तो वही 20-30 ऑफिसर सरकार चलाते हैं, जब कांग्रेस की आती है तो वही 20-30 ऑफिसर चलाते हैं। कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान की सिर्फ 40 लोगों ने चाबी अपने हाथ में ले रखी है, और बाकी जनता जाए भाड़ के अंदर, उनको कोई लेना देना नहीं। जब तक आम आदमी जागेगा नहीं, बोलेगा नहीं, ये सिस्टम तब तक सुधरने वाला नहीं है। अब ये क्रांति दिल्ली के बाद पंजाब में आई है, और पंजाब के बाद राजस्थान में शुरुआत हुई है। उन छोटी छोटी पार्टियों को इन्होंने दबाने की कोशिश की, चाहे वो घनश्याम तिवारी जी ने बनाई है, अग्रवाल जी ने बनाई है, और वो अगर ये सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या है, कुछ नहीं है, तो वो इस गलत फहमी में है कि आम आदमी पार्टी के अगर 1000 कार्यकर्ता श्री गंगानगर में मिलेंगे तो 1000 आपको जैसलमेर में भी मिलेंगे, 1000 आपको बांसवाड़ा उदयपुर में भी मिलेंगे, 1000 आपको अलवर और भरतपुर में भी मिलेंगे। ये कोई ऐसा कोना नहीं है राजस्थान का जहां पे आज आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के जवान वहां एक सेना के रूप में काम करते हुए ना मिले। तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मैं राजनीति से कभी मुझे शौक नहीं रहा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा। ताऊ देवीलाल को भी पढ़ा, हरिराम मक्का सर जी को भी पढ़ा, हमारे श्री गंगानगर के महान विभूति केदारनाथ जी को भी पढ़ा। जितने राजनीतिज्ञ थे वो बड़े सोशल भावी थे, सेवा भावी थे। और जब देश आजाद हुआ था तो राजनीति की संरचना भी इसीलिए की गई थी कि जो समाज सेवा कर सके वो ही राजनीति में आए। मैं ऑस्ट्रेलिया एक शो करने गया तो एक अंग्रेज बोला कि जी हमारे यहाँ $5000 एक आदमी कमाता है, $4000 खर्च करता है। इसमें कौन सी बात है, $5000 कमाता है, 4000 खर्च करता है, किस पे खर्च करता है? बोला वो हमारी सरकार नहीं पूछती। तो मैं कहा जी हमारे तो राजस्थान में एक एमएलए है, 60,000 रुपए सरकारी तनख्वाह है, वो 1 करोड़ खर्चा करता है। तो बोला वो किस पे करता है? मैं कहा हमारी सरकार भी नहीं पूछती। तो जब तक सरकारें खुद पूछना शुरू नहीं करेगी, उन स्कूलों को, उन हॉस्पिटलों को जाके नहीं संभालेगी, तब तक ऐसा कल्याण नहीं हो सकता। जब मैं राजनेताओं की स्टडी करता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो अरविंद केजरीवाल जी को जब मैंने पढ़ा, इनकम टैक्स के 1st ग्रेड के ऑफिसर, अभी एक खान का आईएएस पकड़ा गई थी मैडम, 40 करोड़ रुपए, 44 करोड़ नगद मिले थे। गिनते गिनते थूक खत्म हो जाए आदमी का। नहीं, अगर इनकम टैक्स 1st ग्रेड का ऑफिसर चाहता तो शायद करोड़ों रुपए महीने के कमा सकता था, लेकिन उन्होंने ऑफिस जाते हुए देखा कि झोंपड़पट्टी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ के दिल्ली में उन झोंपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसका नाम अरविंद केजरीवाल। और जब पूछा किसी सिस्टम के बारे में कि ये सरकारी काम चल रहा है, इसका कितना बजट पास हुआ है, सरिया सीमेंट बजरी कैसे लग रही है, तो कौन होता पूछने वाला? उनके अधिकारियों से जाके बात करी कि हाँ भाई ये सामान लग रहा है, इसका कोई हिसाब किताब, अरे इस पर मुकदमा दर्ज करो, बात करो, ये वो। तब दिल्ली का एक अनशन शुरू हुआ जिसके अंदर केजरीवाल जी ने पूरी अपनी भूमिका निभाई और आम आदमी को किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, उसके ऊपर कितना पैसा क्या लग रहा है, ये सूचना का अधिकार दिलाया। तब जाके दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों ने उनको चुना, और चुना 70 में से 68 सीट, मतलब चुन ही गए, कहीं रोका ही नहीं। अन्ना हजारे का जब आंदोलन शुरू हुआ एक सिस्टम और व्यवस्था को लेके, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम,
तो बीजेपी बड़ी खुश हो रही थी कि ये अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा। पर वो अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था, वो कलयुग का समंदर मंथन था, जहां से केजरीवाल जैसे नवरत्न निकले हैं, वो इस घटिया व्यवस्था को खत्म करने के लिए उजागर हुए हैं। मुझे मैं साहब कह रहे थे कि पूरा जितना घोषणा डिटेल में बताएंगे, डिटेल में क्या, मैं तो डिजिटल में भी बता सकता हूँ। मेरे गांव में अंग्रेज आ गए विनय भाई साहब 4-5 महीने पहले घूमने के लिए, तो गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको क्या, मेरे तो नाम से ही पंगा शुरू हो जाता है। कौन आता है, कौन बोल रहे हो, मैं ख्याली, कौन ट्राली, हम कहा ट्राली नहीं भाई साहब ख्याली। अच्छा प्याली, तो 3 बार समझाना पड़ता है। तो वही अंग्रेजी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, मगर माय नेम इज ख्याली। काली, मगर काली नहीं बहन जी, ख्याली। आई नो काली, मगर नहीं ख्याली, खे ये आगे डंडा की मात्रा। किसने रखा ये नाम? अब नाम राजस्थान में कौन रखता है? तो मैं कहा जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा, आई मीन माय डैडी जी। ओके नाइस। तुम फैजा कैसे हुए? मतलब कैसे हुए क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? नो आई मीन से तुम फैजा कहाँ पे हुए? मैं 4 पाई पे। 4 पाई, यू डोंट नो 4 पाई? नो, मगर 4 पाई इज देसी बैंड विद 4 पावर। ये बच्चे तो बैंड में चल रहे हैं, 4 पाई का मतलब ही बोल रहे हैं। 4 पाई इज देसी बैंड विद 4 पावर। चिल्ड्रन जंपिंग ऑन 4 पाई, फादर आई कसिंग कसिंग कसिंग, देन सीइंग दिस इज 4 पाई। ओके नाइस। तो मैं उनको घर ले गया, नाश्ता पानी मेरी माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, सरसों का साग बनाया, और बोले 1 घंटा हो गया इनसे तो इंटरव्यू ले रहा है, बातें कर रहा है, बेचारों को कोई खाना नाश्ता तो करवाया नहीं। जैसे ही बाजरे की रोटी साग उनको दिया, रोटी देख के ओह वाह नाइस, सीमेंट वाला पिज्जा। नो सीमेंट पिज्जा, दिस इज बाजरी रोटी। ओके ओके, दिस इज ग्रीन ग्रास वेजिटेबल। तो वो साग तो चम्मच लेके खा गई, और वो रोटी लेके मेरी माँ के पीछे पीछे आंटी प्लेट कहाँ रखूं? तो फिर बोली आई वांट सी योर विलेज। मैं चलो मैं गांव दिखा लाता हूँ। जैसे ही निकला बाहर, मेरे ताऊ जी धोती कुर्ता पहन के आ रहे थे। मैं आपको राजस्थान के कल्चर की बातें बता रहा हूँ सारी। बाजरे की रोटी भी आएगी, धोती कुर्ता भी आएगा। तो जैसे ही बाहर निकला तो ताऊ जी धोती कुर्ता पहन के आ रहे थे, अंग्रेजी ने भाग के ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फैशन। यस दिस इज धोती। हाँ व्हाट धोती? अब मैं फंस गया, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? अंग्रेजी ने पीछे प्लीज टेल मी व्हाट धोती। मैं कहा जी धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। कहाँ से हवा आती, कहाँ हवा जाती, कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। धोती पहन के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती। तो हम मारवाड़ी तो हर चीज को 20 तरीके से यूज कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं। आगे गए थोड़ा सा तो अपने गांव में आपको पता है दीवारों के ऊपर गोबर थाप के रखते हैं, उपले, पंजाबी में कहते हैं पाथियां। तुम अंग्रेजों ने भाग के कैमरे निकाले, ओ वाओ वॉल पेंटिंग। नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। हाँ व्हाट उपले? मैं फिर फंस गया, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट उपले? मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। व्हाट इज भैंस? जी मिल्क पैक मम्मी। थोड़ा आगे गए ना, मेरे गांव के पीछे रेलवे लाइन जाती है, सुबह सुबह का टाइम था, डब्बा लेके वहां भी कुछ लोग बैठे थे। अब देश की बेइज्जती भी हो रही थी, लेकिन वो पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस? अब मैं चलो मैं काली बंगा दिखाता हूँ आपको। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है।
तो बोले ये लोग नीचे बैठे हैं, मगर ये राजस्थानी है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं इसलिए नीचे बैठे हैं। इन्हीं के बारे में कहा है, सोनेरी धरती चढ़े चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावनो मारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावनो मारो राजस्थान। तो चाहे दूर देश से इस प्रदेश में आए, जयपुर की जब नींव रखी थी जय सिंह जी ने, तो इसको पिंक सिटी नाम दिया गया था। अब वो पिंक का पै भी नहीं बचा। वापिस आम आदमी पार्टी आएगी तो एक बार फिर जयपुर को पिंक सिटी बनाएंगे। हर एक घर पिंक होगा। उनकी भावनाओं को, उन राजाओं की मर्यादाओं को हमने आज भी रखा है, आगे भी रखते रहेंगे। और ये आम जनता का हमारा संकल्प भी बनता है कि हमारी हर शहर की, हर गांव की, हर धरोहर की एक निशानी भी होनी चाहिए, ताकि वो जाके उसके बारे में अपने देश में हमारे कल्चर, हमारी कला, हमारी संस्कृति के बारे में बता सके। लेकिन ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि हमारी कला, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को बताया जाए, लेकिन वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये सारी चीजों को डुबोते हुए जा रहे हैं। बाबा रामदेव जो जींस का विरोध करते थे, वो खुद फटी जींस बेचने लगे क्योंकि सरकार ने टैक्स माफ कर दिया। बाबा रामदेव जो कहते थे हम 35 वाली सरकार को वोट दोगे कि 70 रुपए तेल देने वाली को। अब मीडिया पूछता है जी बाबा जी ऐसे, हाँ भी बोला था मेरा पूंछ पाड़ दोगे। क्या हकीकत ये है कि ये सत्ता में आने के बाद कहते हैं क्या उखाड़ दोगे हमारे, क्या पूछ। मतलब इन्होंने ये सोच लिया कि अब हमें कोई हटाने वाला, हिलाने वाला है ही नहीं। जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का कानून लिखा था, कानून इस हिसाब से लिखा गया कि कानून हमारे देश का राजा है। उस कानून की वजह से संजय दत्त जेल में गया, उस कानून की वजह से आसाराम बापू जैसे जेल में गए, उस कानून की वजह से ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोग जेल में गए। अगर कानून जिंदा नहीं होता तो इतने बड़े लोगों को सजाएं नहीं मिलती। लेकिन आज इन्होंने ये वहम पाल लिया कि कानून राजा नहीं, हम खुद राजा हैं, इसलिए ये लगातार कानून को तोड़ते हैं। और लगातार कानून तोड़ते हैं, वो व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ती है, पुलिस प्रशासन को कोई संभालने वाला है ही नहीं। 24-24 घंटे कुछ लोग ड्यूटियां करते हैं, होली नहीं मना पाते, दिवाली नहीं मना पाते, वो पुलिस के जवान चौराहे पे खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। उसमें 10% लोग ऐसे जोड़ दिए जो सरकार की गुलामी करते हैं, जो 2000 रुपए का डीजल लगा के शाम तक एक चोर को पकड़ते हैं। राजनीतिक दबाव आता है, 150 लेके छोड़ देते हैं। तब मंत्रियों के बेटों की बलात्कार करने की हिम्मत होती है, तब वो राजस्थान को कानून तोड़ने की हिम्मत करते हैं। हर एक जिले को, हर एक तहसील, हर एक पंचायत को आपने मजाक बना के रख दिया। मैं मेरे गांव गया 10 दिन पहले, गांव वाले इकट्ठे हुए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारा वाटर वर्क 7 करोड़ रुपए की लागत से बना है। तो मैंने वहां के एक्शन को पूछा, मगा जी ये 7 गांव में पाइपलाइन पानी क्यों नहीं जा रहा है? बोला जी पाइप लीक है। तो लीक है तो उसको ठीक कराने का कितना खर्चा लगेगा? बोला जी उसके ट्यूब लपेटनी है खाली। 7 करोड़ का वाटर वर्क से 20 रुपए की ट्यूब उसको लपेटने के लिए नहीं है, बताओ। ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल जी ने यही तो किया है दिल्ली में, यही तो बदलाव किया है कि हर एक स्कूल के अंदर टीचर पूरे किए। आप राजस्थान के वासी हैं, हर एक गांव कोने तहसील से आए होंगे, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में गवर्नमेंट स्कूल जरूर होगा। सालाना 15,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं मेंटेनेंस के लिए। ईमानदारी से बताइए, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के स्कूल में पिछले कितने साल पहले रंग हुआ था? किसी को पता है? हुआ ही नहीं। तो वो कहां जा रहे हैं हर साल 15,000 रुपए जो मेंटेनेंस के नाम पे मिलते हैं? पेपर में तो चढ़े हुए हैं ना, तो वो असल में भी तो दिखने चाहिए ना। उन बच्चों को व्यवस्थाएं नहीं मिलती क्योंकि आज खुद करना पड़ता है। मैंने मेरे गांव के 28 लड़के लड़कियों को इकट्ठा किया जो एमएड बीएड हाईली ग्रेजुएट थे। 8 महीने तक हमने गांव के सीनियर बच्चों को लेके उनको तैयारी करवाई। 16 बच्चे नौकरी लगे। ये सरकार का काम है, तो उनको हर जगह पे तैयारी के लिए करवाने चाहिए। आज कितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं कोटा के अंदर, हमारे पूरे हिंदुस्तान से लगभग 4 लाख बच्चे आते हैं। सीकर, चोरू, झुंझुनू, शेखावाटी बेल्ट में लगभग 4 लाख बच्चे आते हैं। हमारे सूरतगढ़ में आरएस की तैयारी के लिए कम से कम 10,000 बच्चे हैं। बैंकिंग की तैयारी के लिए रायचनगर में कम से कम 40,000 बच्चे हैं। हमारा खुद का हनुमानगढ़ में सैनिक स्कूल है, पूरे भारत से उसमें बच्चे आते हैं। वो बच्चे बाहर से राजस्थान में एजुकेशन लेने के लिए इसीलिए आते हैं कि यहाँ के राजस्थान का ऑटो वाला भी नहीं ठगता, बस वाला भी नहीं ठगता, धर्मशाला होटल वाला भी नहीं ठगता। हर जगह राजस्थान में अंदर ईमानदारी है, राजस्थान के लोगों के अंदर ईमानदारी है। लेकिन हम राजस्थान वालों ने ये सोचा कि जैसे हम ईमानदार हैं वैसे ही हमारे नेता भी ईमानदार होंगे। लेकिन उन्होंने इस तरह से हमारे बिल्कुल पानी फेर दिया, हमारी संस्कृति को ही गड़बड़ा के रख दिया। हमारे यहाँ की एक संस्कृति है कि जैसे हस्बैंड वैसे ही वाइफ। हमारे और कार्यकर्ता आ रहे हैं, इनका भी स्वागत जोरदार तालियों से करते जाइए।
मातृशक्ति हमारे बीच सबसे आगे, इन सभी बहनों का स्वागत। बगरू विधानसभा के ये नौजवान सब, जय, आइए विराजिए, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए बगरू विधानसभा से आए हुए। बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए, जहाँ जगह जैसी व्यवस्था मिले। आपका ही प्रोग्राम है, आपके लिए है। रितु सांवरिया जी आ गए, ये प्लीज। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत बगरू के गबरुओं का, जोरदार तालियां इनके लिए। और बाबा आप कहाँ गबरू हो? देखो 50 साल ले लिए, फिर जबरदस्ती गबरुओं की टीम में शामिल हो रही हो। लेकिन हाँ वाह, यही तो चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए तो गबरू भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर मेरी बात चल रही थी कि हमारे यहाँ की संस्कृति को, विनय जी, हमारे यहाँ राजस्थान में रिवाज है, जैसे हस्बैंड वैसे ही वाइफ, सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी। मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो, और वो मास्टर के आगे तो बोलनी मास्टर नहीं जाएगी, उसको उपाधि मिल गई। तो मैं बॉम्बे में कई बार परेशान होता था, मैं कहा यार हमारे राजस्थान वाला कल्चर यहाँ शुरू हो गया तो बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ तो आदमी का नाम ही नहीं लेते, सीधा ही बोलते हैं गोयल साहब, अग्रवाल साहब। तो मैं अपने तो वहाँ यार प्रधान प्रधान नहीं, थानेदार थानेदार नहीं, वो सिस्टम यहाँ हो गया तो लोग तो डायरेक्ट डालेंगे चोपड़ा चोपड़ी। आपको भी दिक्कत आएगी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी पार्टी में हांडा साहब आए हैं, मिसेज हांडी भी आई है। तो हमारे सिस्टम को, हमारे जो कल्चर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको, हाँ जी, जाटर जाटनी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाते हैं। क्योंकि जाटों का मामला ही ऐसा है कि जब आप कहीं किसी रोड पे जा रहे हैं और किसी जाट को पूछ लिया कि भाई साहब पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा, क्या बात है, आग लगा देना। हमारे वाले सीधा जवाब भी तो नहीं देते ना, क्योंकि मैं तो खुद जाट परिवार में पैदा हुआ, तो मैंने पीएचडी कर रखी है। एक जाट ने होटल किया, दूसरा भागा भगाया, बोला रे गर्मा गर्म के है, उजाट था, बोला गर्मा गर्म तवा है, लगावेगा खावेगा। दिल्ली में एक जाट की ड्यूटी लगा दी, घंटा घर पे घड़ी ठीक करने चढ़ा, माइकल आज ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे ने पूछा, बोला रे ठीक करने गया था, बोला ना आंख कमजोर थी, टाइम देखने चढ़ा था। तो मैं सोनीपत गया शो करने 2-1 महीने पहले, तो दिल्ली में एयरपोर्ट से उतरे तो पूछा जी कहाँ आना है, तो बोला सर आप चंडीगढ़ रोड चलिए, मुरथल आएगा, मुरथल से आप लेफ्ट मारिए और सीधा आगे जाएंगे तो सोनीपत गंदा नाला आएगा, पार करिए, कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस, वहां से हम आपको ले जाएंगे। तो मैं कहा ठीक है जी। हम बाई रोड जा रहे थे, मुरथल से जैसे मुड़े तो मुड़ते एक चौधरी खड़ा धोती कुर्ता पहन के, मैं कहा चौधरी साहब सोनीपत जाना है, बोला जाओ। मैंने रोका है, मेरी रोकने तो मेरी औलाद नहीं रुकती, तो कहां से रुकोगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, तो फिर एक चौधरी साहब मिल गए, मैं ठोकी राम राम, मगा राम राम, बोला राम राम, मगा ताऊ गंदा नाला यही है, बोला क्या बात है बेटा साफ करने आए हो। मैं ताऊ मैं तेरे को नाले साफ करने वाला लग रहा हूँ, बोला इससे ज्यादा भी नहीं लगे। अब से मैंने वो नाला पार किया, आगे एक माता जी मिल गई, एक आंटी जी मिले, तो मैं कहा यार ये आदमी ना सही जवाब नहीं दे रहे, तो मैंने उनको कहा आंटी जी राम राम, बोले राम राम, मैं कहा कच्ची बस्ती यही है, बोला पता नहीं बेटा टक्कर मार के चेक कर ले। और जाटों के बच्चों को तो छेड़ना ही मत। मैंने एक बच्चे को पूछ लिया बेटे मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है, एक बच्चे को पूछा, मैं मुर्गी के अंडे में बच्चा कैसे निकलता है, बोला अंकल निकलता है, वो छोड़ तू ये बता गुस्सा कैसे है। वो अंदाज इतना निराला है सर। और आप महाराजा सूरजमल जी से जाटों का इतिहास ले लीजिए, भरतपुर से, यहाँ से लेके चाहे आप जैसलमेर तक चले जाइए, उन्होंने अपने इतिहास में हमेशा ऐसी रचना रची है कि जब तक सूरज चांद रहेगा जाट तुम्हारा नाम रहेगा। उन्होंने हमेशा इस तरह की रचना रची है, हर संभव में आके, हर संभावनाओं में आके। और सबसे अच्छी बात कि हमारी जो विधानसभा वाइज मीटिंग चल रही है, हर विधानसभा में 4 मीटिंग हो रही है, लगभग 800 मीटिंगें होनी है, और हर विधानसभा में 500-600 से लेके 1000-1200 तक कार्यकर्ता नए ज्वाइन कर रहे हैं। यानी ये
पिछले 10-15 दिन के शेड्यूल में लगभग 5 लाख कार्यकर्ता नए ज्वाइन कर चुके हैं। एक 5 लाख लोगों की सेना हमारे लिए तैयार हो रही है। हम हर एक मुद्दे की स्टडी कर रहे हैं, किस मुद्दे के लिए कहां फायदा मिलना चाहिए था। हमें हर बार चुनाव में पिछले 30 सालों से बेवकूफ बनाया जाता है राजस्थान की धरती को कि एमपी से आने वाली पूर्वांचल राजस्थान